रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 22 दिसंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लाडले वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर मुबैना तौर पर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक SRO के ज़रिए कौमी ख़जाने को 18 अरब का मुबैना तौर पर कैसे नुकसान पहुंचाया गया और 18 अरब के इस मालियाती स्कैंडल से वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का ताल्लुक़ मुबैना तौर पर कैसे जुड़ा है, ये तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 27 अरब का घपला क्या है, स्कैंडल क्या है और 27 अरब के स्कैंडल से जुड़े मुमकिना मुबैना किरदार कौन से हैं, फ़नकार कौन से हैं, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जनरल फैज़ हमीद की खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लाडले वज़ीर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर मुबैना तौर पर कैसे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस खबर की डिटेल में जाने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि आज की हमारी ये बड़ी ख़बर आपको समझने में किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ख़बर का पस मंज़र ये है कि नून लीग का जो आखिरी साल था, आखिरी साल जो नून लीग की जानिब से मालियाती बजट 2017-18 को अप्रूव कराया गया था, इस बजट के मंजूर होने के बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से 1 जुलाई 2017 को एक SRO जारी किया गया जिसका नंबर है 583/1/2017 डेटेड 1 जुलाई 2017। ये SRO मिफ्ता इस्माइल की जानिब से सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 के तहत जारी किया गया था। इस SRO के तहत जो स्टील इंडस्ट्री है उस पर टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक नया तरीक़ाकार, एक नया मैकेनिज़्म जो है वो इम्पोज़ किया गया। इस SRO के मुताबिक ये कहा गया था कि स्टील की जितनी भी इंडस्ट्री है, जो लोहे को मेल्ट करते हैं, जो लोहे की री-रोलिंग करते हैं, उस पर जो उनसे जो टैक्स लिया जाएगा, वो टैक्स लेने का तरीक़ाकार ये होगा कि उनके जो कंज्यूम किए गए जो यूनिट होंगे बिजली के यूनिट के एतबार से उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और साथ में एक फ़ार्मूला बना दिया गया कि इस फार्मूले के तहत टैक्स की ये रेशो होगी, उस रेशो के तहत जितने भी बिजली के यूनिट कंज्यूम करेगी लोहे की, स्टील की इंडस्ट्री, उनसे उस रेशो के एतबार से, फार्मूले के एतबार से जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। वो फार्मूला क्या था, वो मैकेनिज़्म क्या था, उसकी मज़ीद तफ़सीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले लेते हैं। जैसी अज़ान ख़त्म हो गई दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो नाज़रीन, फार्मूला ये बनाया गया था, एक तो जितने भी ये स्टील की इंडस्ट्री हैं जो लोहे को मेल्ट करती हैं, री-रोलिंग करती हैं, इनकी लोहे की प्रोडक्शन के दौरान जितने भी बिजली के यूनिट सर्व होंगे, उन यूनिट की कैलकुलेशन पर जो है वो टैक्स लिया जाएगा। और फार्मूला ये बनाया गया था कि जो बिजली इस्तेमाल करके जो स्टील के जो फैक्ट्रियां हैं, जो मिलें हैं, वो उनसे टैक्स लिया जाएगा। जो 5600 पहले लिया जा रहा था उसे बढ़ाकर जो है वो 8400 रुपये पर मेट्रिक टन लोहे पर कर दिया गया। यानी टैक्स को तकरीबन 2800 रुपये जो है वो नून लीग के दौर में लोहे की मेल्टिंग पर और री रोलिंग पर जो है वो बढ़ा दिया गया और 8400 रुपये कर दिया गया। इसी तरह से वो फैक्ट्री मालकान, वो मिल मालकान जो गैस से लोहे की मेल्टिंग करते थे, री रोलिंग करते थे, उन पर जो है वो टैक्स का इतलाक़ गैस के बिलों के एतबार से किया गया। और ये कहा गया कि गैस से वो जो बिजली पैदा करके लोहे की मेल्टिंग करते हैं और उसकी जो री रोलिंग करते हैं, वो 2183 की बजाय 2494 रुपये जो है वो टैक्स देंगे पर मेट्रिक टन पर। इसी तरह से वो फैक्ट्री मालकान या मिल्स मालकान जिनकी अपनी बिजली है, जो ख़ुद से बिजली जनरेट करके, अगर उन्होंने जनरेटर लगा रखे हैं और वो लोहे की मेल्टिंग या री रोलिंग करते हैं, वो मेट्रिक टन पर 58,446 की बजाय 68,187 रुपये जो है वो टैक्स देंगे। और इसका इतलाक़ जो किया जाना था वो कंज्यूम किए गए जो बिजली के यूनिट हैं उस पर किया जाना था।
तो ज़राए की नाज़रीन मालूमात ये है कि जब ये कानून, जब ये SRO नून लीग की जानिब से जारी किया गया, तो इसके जारी होने के बाद जो स्टील मिल मालकान से जो टैक्स कलेक्ट किया गया मालियाती साल 2017-18 में, 18-19 में, वो कोई 34 अरब का फिगर आया था कि इस नए मेकानिज़म और तरीक़ाकार के तहत, फार्मूले के तहत टैक्स की रेशो बढ़ गई थी। हालांकि इसमें भी घपले का चांस था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो बिजली की चोरी होती है, बिजली के यूनिट जो है वो रिवर्स कर दिए जाते हैं, तो इसमें भी घपले का ख़दशा था। लेकिन इसके बावजूद चूँकि FBI के पास कोई मेकानिज़म नहीं होता कि किस इंडस्ट्री की कितनी प्रोडक्शन है, अब तो इस हवाले से जो है इक़दामात हुकूमत ने उठाना शुरू कर दी हैं, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं था। तो तरीका ये निकाला गया था कि एक तो ये फार्मूला होगा, टैक्स का फार्मूला, जो टैक्स की रेशो है उसका फार्मूला होगा, और दूसरा जो कलेक्शन होगी वो होगी बिजली के सर्व किए गए यूनिट्स के ऊपर। तो एक अच्छा फार्मूला बनाया गया, जिसकी मद में बताया ज़राए की जानिब से किया गया है कि मुबैना तौर पर 34 अरब रुपये जो है वो टैक्स की स्टील इंडस्ट्री से कलेक्शन हुई। लेकिन उसके बाद ज़राए ये बताते हैं कि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब जब रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, तो उनकी जानिब से एक SRO जो है वो 1 जुलाई 2019 को जारी किया गया। ये SRO मेरे पास है, ये उसकी कॉपी मेरे पास है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस SRO के ज़रिए जो नून लीग के दौर में SRO जारी किया गया था, स्पेशल प्रोसीजर रूल 2009 के तहत, उस SRO को जो है वो कैंसिल कर दिया गया, उसकी तनसीख कर दी गई, उसे मनसूख कर दिया गया और नया एक SRO जारी किया गया। यानी जो बिजली के यूनिट पर उनसे टैक्स कलेक्ट होना था, उस तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया गया। फार्मूला या रेट वही रखा गया जो नून लीग के दौर में तय पाया था, लेकिन अब ये कहा गया कि ये जो इंडस्ट्री है, स्टील के जो मिल मालकान हैं, जो फैक्ट्री मालकान हैं, वो अपनी जितनी प्रोडक्शन बताएंगे, प्रोडक्शन के एतबार से उनसे टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, बजाय इसके कि बिजली के सर्व किए गए, खर्च किए गए यूनिट पर उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो इसका इम्पैक्ट ये आया है, जो 1 जुलाई नहीं बल्कि 26 जुलाई 2019 को यह SRO जारी किया गया कि वो जो 34 अरब का टैक्स कलेक्ट हो रहा था मुबैना तौर पे, वो घट के 16 अरब रुपये पे आ गया। यानी 18 अरब का ये जो SRO वज़ीर मुमलिकत उस वक्त के हमाद अज़हर साहब ने मुबैना तौर पे, वैसे मुबैना तौर पर नहीं, हमारे पास तो बाकायदा SRO मौजूद है, तो इससे जो टैक्स कलेक्शन की जो हद थी, जो 34 अरब तक पहुंची थी, वो कम हो के जो है वो 16 अरब तक आ गई। तो इस तरीके से कौमी ख़जाने को 18 अरब का मालियाती साल 2019-20 में नुकसान पहुंचा। और आपको याद होगा कि तामीराती सेक्टर को बूम देने के लिए, खड़ा करने के लिए इमरान खान की जानिब से 2020 में कोविड के बाद एक पैकेज दिया गया था, जिसके बाद हुकूमत ने ये दावे किए थे कि जो तामीराती सेक्टर है उसमें बड़ा बूम आया है। तो इसका अल्टीमेटली ये भी मतलब है कि जो स्टील की इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये एक नुकसान जो है, एक बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से एक बड़े लेटर जारी करके, SRO जारी करके, जिसे वाइट कॉलम क्राइम भी कह सकते हैं, कि इस तरीके से जो है वो कौमी ख़जाने को 18 अरब का ये नुकसान पहुंचाया गया है। और इसी तरह की वारदातें नून लीग अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि नून लीग के दौर में भी इसी तरीके से वो अपने कारोबारी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे SRO जारी करके ख़ुद को टैक्स से बचाते थे, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाते थे। तो फ़र्क क्या रहा? और इससे ताल्लुक़ यह है हमाद अज़हर साहब का कि उनका ताल्लुक़ भी स्टील के कारोबार से मुंसलिक ख़ानदान से है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक बदामी बाग में एरियन स्टील के नाम से इंडस्ट्री है, मिल चलाते हैं, रूरलिंग मिल है। तो ये डायरेक्टली ना सिर्फ फ़ायदा जो है, जैसे मफादात का टकराव भी मुबैना तौर पे कह सकते हैं कि ख़ुद को भी फ़ायदा पहुंचाया, और जो स्टील की दीगर इंडस्ट्री है, उनके जो दीगर कारोबारी हजरात भाई हैं, कुलीग हैं, उन्हें भी जो है इस SRO के ज़रिए जो है वो मुबैना तौर पर फ़ायदा पहुंचाया गया। 27 अरब के घपले का मामला ये है, उससे जुड़े किरदार कौन से हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर अपनी आखिरी खबर की जानिब हम बढ़ेंगे। ये नाज़रीन, जो 2018 में फ़ाटा का इंज़माम हुआ था, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ाटा के एरिया को, जिसे खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया था, उसमें 5 साल की टैक्स का इस्तिस्ना दिया गया था, 5 साल की टैक्स हॉलीडेज़ दे दी गई थी। यानी वहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो वो टैक्स से मुस्तस्ना होगी। तो ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इस इस्तिस्ना का गलत इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री की जानिब से, स्टील मालकान की जानिब से कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो वी-बॉक नामी एक ट्रेंड कह लें या एक तरीक़ाकार कह लें, जिसके तहत फ़ाटा के इलाके के लोग जो है वो टैक्स अदा करते हैं,
वो वी बॉक के तरीक़ाकार के तहत जो लाहौर की स्टील इंडस्ट्री थी, उन्होंने अपनी जो स्टील मिलें थी उसका एड्रेस तब्दील कर दिया, और जो एड्रेस तब्दील किया उसमें बताया गया कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो फाटा के इंज़माम शुदा इलाकों में, जिसे खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर लिया गया है, वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। ज़रा ये बताते हैं कि इंडस्ट्री तो लाहौर में मौजूद है, लेकिन वी बॉक में उस एड्रेस को तब्दील करने से मुबैना तौर पर कौमी ख़जाने को 27 अरब रुपये का टैक्स की मद में, ड्यूटी की मद में नुकसान पहुँचाया गया है। अच्छा, उससे जुड़े किरदार कौन से हैं, फ़नकार कौन से हैं, उससे मुतल्लिक़ अभी ज़राए ने हमें मालूमात नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि 11 से 12 ऐसे फ़नकार हैं, किरदार हैं, जिन्होंने इस सारे स्कैंडल में जो है वो ख़जाने को जो है वो 27 अरब का चूना लगाया है, मुबैना तौर पर नुकसान पहुँचाया है। अब आप आखिरी ख़बर की भी बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात से पहले एक ख़बर चली जिसमें यह बताया गया कि कोर कमांडर पेशावर और साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद की कुछ खुफिया मुलाकातें पकड़ी गई हैं, वीडियोस पकड़ी गई हैं, तस्वीर पकड़ी गई हैं, और बला बला इस तरह से बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो चलाई गई। लेकिन आज हमारी कुछ मुसद्दक़ा सोर्सेस से बात हुई है, उनसे जब हमने इस खबर की तस्दीक करना चाही, मैंने इस पर कोई वीलॉग नहीं किया था, बल्कि हाँ ये भी बता दें कि हमाद अदर साहब की जो मैंने आज आपके साथ स्टोरी शेयर की है, ये ख़बर मैंने आपके साथ, इसका हिंट जो है मैंने 20 दिसंबर को आपको दे दिया था, जब मैंने रात 6:05 पर एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि वफाकी वज़ीर साहब की वजारत का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में क्या गुल खिलाए गए हैं, बहुत जल्द चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो आज ये खबर आप नाज़रीन के साथ, जो हम डाटा इकट्ठा कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे, ये डिटेल हमने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन ये इख्तिताम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऑटो की जो नई पॉलिसी पास करवाई गई है उसमें मुबैना तौर पे क्या फ़्रॉड हुआ है, कैसे फ़ायदा पहुंचाया गया है ऑटो के इंडस्ट्री के कुछ स्टेक होल्डर्स को, कुछ माफियाज़ को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आइंदा आने वाले दिनों में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो आखिरी खबर है कि फैज़ हमीद साहब की मुलाकातों से मुतल्लिक़, खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक़ जो एक पूरी कैंपेन चली, उसकी सदाकत और हकीकत क्या है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, आज एक बड़े बावसूख सोर्स की जानिब से ये बताया गया कि ये तमाम ख़बरें जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जनरल फैज़ हमीद की खुफिया मुलाकातों से मुतल्लिक़ चलाई गई कि गालिबन वो इमरान खान को बल्दियाती इंतखाबात में जितवाने के लिए बतौर कोर कमांडर पेशावर मुतहरक हुए हैं, वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। उन तमाम मुलाकातों और तमाम ख़बरों की तरदीद की गई है और बताया गया है कि जिस लेटर का, जिस मरासले का ख़त का जिक्र किया गया है कि आर्मी चीफ़ की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है कि कोई भी कोर कमांडर जो है किसी सियासतदान के साथ जो है वो प्रायर परमिशन से पहले मुलाकात नहीं करेगा। तो एक तो इससे मुतल्लिक़ ये बताया गया है कि ये जो लेटर है ये 1960 के बाद, गालिबन मुझे 1967 बताया गया था, तो ये उस वक्त का मौजूद है, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी कोर कमांडर हैं उसमें आज़ाद कश्मीर के कोर कमांडर को निकाल के, GB के कोर कमांडर को निकाल के, मतलब वहाँ पर जो भी आर्मी के ऑफिसर होते हैं उन्हें एग्जाम किया गया है कि वो सियासतदानों से मुलाकात कर सकते हैं। सेंसिटिव एरिया है, उस इलाके की जो रिक्वायरमेंट है, जो सेंसिटिविटी है, इस वजह से वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी कोर कमांडर हैं, 1960 के बाद जो लेटर जारी किया गया था उसके मुताबिक अगर किसी कोर कमांडर ने मुलाकात करनी है किसी सियासतदान के साथ, वफाकी वज़ीर के साथ, तो माफ़ी चाहता हूँ, तो वो प्रायर परमिशन लेगा और परमिशन के बाद, आर्मी चीफ की परमिशन के बाद वो मुलाकात कर सकता है। और जो पेशावर में खुफिया मुलाकातों के हवाले से खबर चलाई गई, उससे मुतल्लिक़ बावसूख सोर्स की जानिब से ये बताया गया है कि वो मुलाकातें कर्टसी में ऐसी मुलाकातें होती हैं, कोर कमांडर पेशावर के बड़े अहम ओहदे पर, बड़े सेंसिटिव एरिया में वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तो हसास एजेंसी के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हो जाना ये कोई मायूब बात नहीं। और इससे अगर कोई लोग या कोई शख्स या कोई सहाफ़ी या कोई भी शख्स जो है अगर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात से जोड़ रहा था, तो इस खबर का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा सारा वीलॉग है। आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के जो स्कैंडल हैं मौजूदा हुकूमत के, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि अगर मेरे वफाकी वज़ीर के कोई स्कैंडल आएगा तो ख़ुद मैं इसकी तहकीकात करवाऊँगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब ये जो स्कैंडल एक सामने आया है इस पर क्या एक्शन लेते हैं अपने लाडले वज़ीर, वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के ख़िलाफ़। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।